आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज चौथी इकाई हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में। और चौथी इकाई थोड़ी सी बड़ी इकाई है। इसमें 2 चैप्टर हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। एक यूनिट में ये दोनों चैप्टर शामिल हैं और इन दोनों से मिलाकर 12 अंक के प्रश्न आएंगे। 12 अंकों में 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इस तरह से ये आपका ब्लूप्रिंट है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। और कम से कम बोर्ड प्रश्न बैंक में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको तो आपको तैयार ही करना होगा। अगर अच्छा स्कोर बनाना है, अच्छे अंक पढ़ पाना है, तो कम से कम इतनी तैयारी आपको करनी होगी। और अभी से प्लानिंग कर लीजिए, इसलिए कि गैप कम है, बीच बीच में गैप कम मिल रहा है, आपको पढ़ने को मौका कम मिलेगा। इसलिए अभी से कुछ फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। निम्न से स्वतंत्र होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। फ्लक्स में परिवर्तन, फेरों की संख्या, समय, कुंडली का प्रतिरोध। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आपने फैराडे का पहला नियम पढ़ा होगा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, इसलिए समय पर भी निर्भरता होगी। और कुंडली में फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसमें फ्लक्स गुजरेगा। तो इन तीनों पर तो निर्भर करेगा, लेकिन प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो ये चौथा नंबर इसका सही होगा। दूसरा है, लेंज का नियम संबंधित है। आगे हम लेंज के नियम की बात करेंगे 2 अंक के प्रश्न में। लेंज का नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसको और क्लियर करेंगे बाद में। भ्रमण धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके 2 उपयोग हैं। एक तो धारा मापी को रुद्ध दोलन बनाने में, ये पिछले यूनिट में भी आया था। और दूसरा है विद्युत ब्रेक में, ठीक है ना। तीसरा है चाल मापी में। चाल मापी में भी इसका उपयोग होता है। तो इसमें ये तीनों सही हैं। तो उपयुक्त सभी, ठीक है ना, A, B, C इसमें तीनों सही हो जाएगा। चौथा है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको याद ही होगा। इसकी चर्चा और डिटेल में आगे करेंगे। लेंज का नियम भी प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है। उसमें भी प्रेरित धारा की दिशा इस तरह से होती है कि वो उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो लेंज का नियम भी प्रेरित धारा की दिशा निश्चित करता है। तो इसमें A और B दोनों सही होंगे। इसमें तीसरा जो विकल्प दिया है A और B दोनों का, तो इसको ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है, यदि समतल कुंडली में N फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हम स्वप्रेरकत्व निकालेंगे समतल कुंडली का। तो उसमें जो स्वप्रेरकत्व का मान आता है उसमें N² आता है। इसका मतलब N² के समानुपाती होता है। तो इसमें पहला दिया है N², दूसरे में N, तीसरे में √N, चौथे में N³ दिया है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, N² के समानुपाती होता है। तो ये 5 आपके विकल्पी हो गए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भ्रमण धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड
खाली स्थान बनाए जाते हैं तो पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। पटलित में यानी नरम लोहे की पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रख करके और उसमें फिर कुंडली लपेट करके ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तीसरा है किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान जो होता है वो स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व उसमें जैसे आता है ना फाई बराबर यल आई, तो जब आई बराबर 1 होता है तो फाई बराबर यल हो जाता है। तो यहीं से परिभाषा जन्म लेती है कि इकाई धारा प्रवाहित करने पर जितना फ्लक्स संबद्ध होगा उससे वही उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। चौथा है भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का खाली स्थान के रूप में अपव्यय होता है, तो ऊष्मा के रूप में अपव्यय होता है। ठीक है ना। भंवर धाराओं के रूप में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। जो क्रोड होता है लोहे का उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिससे वो गर्म होता है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है। पाँचवा है एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा जिससे उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। और छठवां है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये खाली स्थान हो गए। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने के लिए भी आ सकता है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होता है। ध्यान रखना है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, और उसी से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ही चुंबकीय तीव्रता के बराबर होता है। तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तीसरा है एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें जो है कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगुनी कर देंगे तो उसका प्रेरकत्व 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यानी स्क्वायर के समानुपाती होता है। अभी प्रश्न आया था। ठीक है ना। तो दुगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर यानी 4 गुना। और चौथा प्रश्न है विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्वप्रेरकत्व को ही वास्तव में विद्युत का जड़त्व कहते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा के विपरीत होती है। जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा का विरोध करती है। जड़त्व आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ये पढ़ा था ना जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम। तो इसी तरह से यहाँ पर चूँकि जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ती है तो प्रेरित धारा उसके विपरीत यानी कम करती है, और जब मुख्य धारा घटती है तो प्रेरित धारा उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये स्वप्रेरकत्व को ही हम विद्युत का जड़त्व कहते हैं। 5वां प्रश्न है दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हो और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रेरकत्व कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में अगर दो कुंडलियों को जोड़ेंगे तो उनका स्वप्रेरकत्व दोनों के स्वप्रेरकत्व का योग हो जाएगा, यानी L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 6वां है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग कर दिया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। जब हम किसी विद्युत परिपथ को ऑफ करते हैं, भंग करने का मतलब ऑफ करते हैं, तो धारा का मान अधिकतम से शून्य की ओर आता है, यानी घटता है।
ठीक है। तो जो प्रेरित धारा होती है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, तभी ना विरोध होगा। यानी प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा की दिशा में पैदा होगी, तब ना उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो धारा का मान घट रहा है, मुख्य धारा का मान, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। यानी मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ऑफ करते समय। और जब हम ऑन करते हैं तो उस समय जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो घटाने की कोशिश करती है, इसलिए मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। तो ये दोनों सिचुएशन ध्यान में रखना है। तो इतने प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ। इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न। इसमें पहला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो इसमें 2 नियम हैं। पहला नियम, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहती है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये पहला नियम हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है? फैराडे का दूसरा नियम, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो E समानुपात है d∅/dt, फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लेंज के नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस तरह से सुनिश्चित होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, ठीक है ना। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस तरह से निश्चित होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुंडली हो गई, ठीक है। अब हम एक चुंबक ला रहे हैं इसकी तरफ। अगर हम यन ध्रुव ला रहे हैं, यन ध्रुव पास ला रहे हैं, तो इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी कि इसके यन ध्रुव के पास लाने का विरोध हो। तो यन ध्रुव पास लाने का विरोध कब होगा? जब यहाँ पर यन ध्रुव उत्पन्न हो। और यन ध्रुव तब उत्पन्न होता है जब धारा की दिशा वामावर्त होती, यानी इसमें उत्पन्न धारा की दिशा इस टाइप से होगी। तो जब यहाँ यन ध्रुव उत्पन्न होगा तो ये यन ध्रुव के पास लाने का विरोध होगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। भाई हम यन को ला रहे हैं ना, और यहाँ यन ध्रुव उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और जब हम इसको दूर ले जाते हैं, बस आपको यही सिचुएशन याद रखना है। इसमें कई स्थितियां हो सकती हैं, आप सिर्फ 2 स्थितियां याद रखिए, इससे बात बन जाएगी। एक बार आप यन को पास लाइए और दूसरी बार यन को दूर ले जाइए। जब यन को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर यश ध्रुव उत्पन्न होगा। और यश ध्रुव देखिए, ये आकृति से ही समझ में आ जाएगा। आप यहाँ तीर भर बना दीजिए, बस तीर बना देंगे, तीर का मुंह बना देंगे तो आपको धारा की दिशा का पता चल जाएगा, यानी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं, यन ध्रुव को जब आप दूर ले जाएंगे तो यहाँ यश ध्रुव उत्पन्न होगा, यानी इसको खींचेगा अपनी तरफ। विरोध करने का मतलब अपनी तरफ खींचेगा वो, जिसके कारण इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो क्लॉकवाइज होगी।
देखिए यन ध्रुव जब हम पास लाते हैं तो एंटी क्लॉक धारा पैदा होती है, और जब यन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज धारा पैदा होती है। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यहाँ आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इस तरह से इसको समझा देंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद भ्रमर धाराएं क्या होती हैं और इनसे क्या हानि है और इनका क्या उपयोग है, ये प्रश्न बहुत सरल है। भ्रमर धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर ही आधारित है। जब हम किसी ऐसे चालक को लेते हैं जो तार के रूप में नहीं है, एक डिस्क है या प्लेट है, ठीक है ना, किसी भी आकार का चालक है, उसको जब हम किसी परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो जल में उत्पन्न भ्रमर के समान होती है, इसलिए हम उसको भ्रमर धाराएं कहते हैं। भ्रमर धाराओं से नुकसान क्या है, अभी हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है ना। भ्रमर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है, लेकिन ये उपयोगी भी है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग एक धारा मापी को रुद्ध दोलन बनाने में, दूसरा है प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग होता है। प्रेरण भट्ठी में बड़ी बड़ी धातुओं के चट्टानों को पिघलाने में भ्रमर धारा उत्पन्न करके ऊष्मा ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे वो अयस्क या धातु की बड़ी बड़ी पट्टियाँ पिघल जाती हैं। विद्युत ब्रेक में इसका उपयोग होता है और प्रेरण मोटर में भी इसका उपयोग होता है। तो 4 इसके उपयोग आप याद रख सकते हैं। इसके बाद स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। स्वप्रेरण कब होता है, जब किसी कुंडली में उसके स्वयं में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। मतलब उसी कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसी में प्रेरित धारा पैदा होती है। तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। और जब एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति में हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। स्व माने उसी में और अन्योन्य माने अन्य में, तो इसी से आपको याद रहेगा डिफिनेशन। दूसरा अंतर यह है कि स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तीसरा अंतर यह है कि इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जब इसमें हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन स्वप्रेरण में उसी में प्रेरित धारा पैदा होती है, इसलिए वो मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। और चौथा अंतर ये होता है कि स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। इस तरह से आप 4 पॉइंट में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न इसमें है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो सिर्फ चित्र बनाना होगा। विद्युत जनित्र, जनरेटर। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये परिभाषा हो गई।
अगर डिटेल में बता देते हैं, हो सकता है 5 नंबर का भी प्रश्न आ जाए यही, तो चित्र के साथ साथ आपको उसका सिद्धांत भी समझाना पड़ेगा। तो इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें वही लिखना है आपको, फालतू चीज़ नहीं लिखनी है भाषण। विद्युत जनित्र का विद्युत जनित्र है क्या, पहले आपको बता देना है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत ये है कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम किसी कुंडली को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उससे गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये धारा प्रत्यावर्ती प्रकृति की होती है। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा आप पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो भाग होता है, चित्र आपको कैसे बनाना है। देखिए हम बहुत सिंपली इसको बता रहे हैं। इसमें ये 2 ध्रुव खंड हो गए, इसको हम ANS कहते हैं ध्रुव खंड, और बीच में आपको बना देना है, ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर आयताकार ये कुंडली होती है, इसलिए इसको आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पर एक वलय होती है, रिंग, जिसको हम सर्पी वलय कहते हैं। एक यहाँ पर होती है सर्पी वलय। ठीक है, ये इससे जुड़ा है, यानी इस सर्पी वलय से इसको आप S1 मान सकते हैं, ये S2 मान सकते हैं। और ये सर्पी वलय S1 से कार्बन ब्रुश B1 और S2 से कार्बन ब्रुश B2, इसके बीच ये आपको परिपथ दिखा देना है। इतना चित्र है। ठीक है, बहुत इसमें सजाने की ज़रूरत नहीं है। इसके भाग क्या क्या हैं, पहला हो गया आपका क्षेत्र चुंबक, दूसरा हो गया आर्मेचर, आर्मेचर यानी ये कुंडली, तीसरा हो गया सर्पी वलय। ठीक है, सर्पी वलय, और चौथा हो गया कार्बन ब्रुश होता है, कार्बन ब्रुश। ये 4 इसके भाग हुए। इसके बाद इसकी कार्य विधि समझाना है। तो कार्य विधि में आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद रखना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जब ये हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, और ये अंगूठा चालक के गति की दिशा दर्शाए, तो ये जो मध्यमा होती है वो प्रेरित धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चालक के गति की दिशा अगर दिखाए तो ये जो मध्यमा होती है वो प्रेरित धारा की दिशा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर को हम यांत्रिक विधि द्वारा इसको हम मान लीजिए घुमाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। एक स्थिति आप समझ लीजिए, इसको रटिए नहीं बिल्कुल। जब हम इसको इस टाइप से घुमाएंगे तो क्या होगा, AB ऊपर आएगा और CD नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बनाए, देखिए ये N से S की तरफ, ये आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, N to S। तो अपने हाथ को ऐसे करिए ना, ऐसे, ये तर्जनी हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा क्या बता रहा है कि AB ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मध्यमा A to B इंगित कर रहा है। ये जो मध्यमा है क्या बता रही है, A से B की तरफ, यानी इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, A से B की तरफ। बात समझ में आ रही है। जैसे ये आर्मेचर हो गया तो ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें प्रेरित की धारा ऐसे होगी,
प्रेरित धारा ए टू बी होगी। और ये सी डी नीचे जा रहा है, तो यहाँ देखिए इसको यूँ करेंगे आप, ये क्षेत्र की दिशा है और अंगूठा नीचे की तरफ इशारा कर रहा है कि सी डी नीचे जा रहा है, तो ये मध्यमा सी टू डी, मध्यमा किस तरफ इशारा कर रही है, सी से डी की तरफ, यानी सी डी भुजा में धारा की दिशा क्या होगी, सी टू डी। इस तरह से ए बी सी डी दिशा में धारा बहेगी, यानी बाह्य परिपथ में B2 टू B1 धारा बहेगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये कुंडली जब आधा चक्र घूम जाएगी तब स्थिति क्या होगी, एक चित्र और बनाना है। अब क्या होगा, ए बी इधर चला जाएगा, ठीक है, और सी डी इधर आ जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। अब ये सर्पी वलय अपनी जगह है, ये ब्रूस अपनी जगह है, ठीक है, ये तो ऐसे घूमता जाएगा, ए भी इधर आ जाएगा, ये परिपथ हमारा वही रहेगा। बात समझ में आ रही ना। आधे चक्र के बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब क्या होगा कि अब सी डी ऊपर की तरफ जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ जाएगा और ए बी नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी, डी टू सी, और इसमें धारा की दिशा बी टू ए, यानी बी टू ए, यानी धारा की दिशा अब B1 टू B2 हो जाएगी। यहाँ धारा की दिशा B2 टू B1 थी, आ रही बात समझ में, और यहाँ धारा की दिशा B1 टू B2, यानी आधे चक्र में धारा B2 से B1 की तरफ बहेगी और आधे चक्र में धारा B1 से B2 बहेगी। और इस तरह से हमारा आर्मेचर घूमता रहेगा और हमें प्रत्यावर्ती धारा आउटपुट में मिलती रहेगी। बस इतना करना है आपको। तो ये 2 अंक के प्रश्न हो गए। तो आज बस इतना ही करते हैं, इनका अभ्यास कर लीजिए, और जो बचे हुए प्रश्न हैं 5 अंक वाले इस चैप्टर के, इस यूनिट के, इसको बाद में करवा देंगे। आज की क्लास से ही समाप्त करते हैं।